श्री राम एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपी टॉक्स। तो आज हम आ चुके हैं नए ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आज मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। यहाँ पे 16 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है बाहर। आप लोग भी अगर कनाडा में हो तो आप देख सकते हो, अभी सिर्फ सितंबर ही है और टेम्परेचर ऑलरेडी 16 डिग्री हो चुका है। इंडिया में तो खैर इतने में ठंड आनी शुरू हो जाती थी और इधर मौसम थोड़ा सा काफ़ी ठंडा हो गया। आप बताओ किस एरिया में आप हो और वहाँ पे कैसा वेदर चल रहा है इस टाइम पे कनाडा के अंदर। तो गाइस, इस व्लॉग में आज हम बात करने वाले हैं मेरे 5 साल के जर्नी कनाडा को लेके कि मैं कब कनाडा में लैंड हुआ और मेरी जर्नी क्या है। तो अभी हमारे घर के पास ये पार्क सा है, इधर मैं आया था और काफ़ी अच्छा एरिया है कि ये कॉलोनी बनी हुई है। मेरा फेवरेट एरिया है एक्चुअली। तो इधर मैं अक्सर आता रहता हूँ शाम को वॉक करने के लिए। तो गाइस, हम बात कर लेते हैं कि मैं कनाडा में लैंड कब हुआ था। एक्चुअली तो मैं लैंड हुआ था 13 अक्टूबर 2020 को कनाडा के अंदर। मैं आया था एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट सैनिका कॉलेज के अंदर। मेरा कोर्स था बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बट कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि वो 3 इयर्स का कोर्स था तो मैंने उस कोर्स को चेंज कर लिया। तो गाइज़, अगर आपको उसका प्रोसेस जानना है कि मैंने वो कैसे चेंज किया तो मैं उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा आगे कि कोर्स कैसे चेंज करें। तो मैंने उस कोर्स को चेंज करके जनरल बिज़नेस में कन्वर्ट कर लिया, जो कि 2 साल का कर लिया, क्योंकि फ़ीस आपको पता ही है उसका इशू होता है। शायद अगर मैं वो ना करता तो आज मेरी सिचुएशन अलग होती। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे फिर किसी वीडियो में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपसे बात करने वाली है। और ये कुछ चीज़ें बेसिक वीडियो है कि मेरी जर्नी कैसे रही और मैंने क्या क्या किया यहाँ पे आके। हाँ, तो फिर मैंने अपना 2 साल का कोर्स पूरा किया अपना। पहले मुझे काम नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में 1-2 महीने, कोविड टाइम था। तब टाइम होता था कि जब मास्क लगा के हम रखते होते थे यहाँ पे जहाँ पे हमें जाना है। कुछ भी खुला नहीं था, लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ था। लॉकडाउन के बाद चलते चलते थोड़े थोड़े फेजेस में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ओपन होने लगी। काम थोड़ा सा खुलने लगा। हमें तब फैक्ट्रियों में काम मिल जाता था। आज की सिचुएशन तो काफ़ी हार्ड है। अगर आप फैक्ट्री के पास फ़ोन भी करते हो, काफ़ी सारे मेरे नॉन है जो आए और उन्होंने फैक्ट्री वगैरह फ़ोन किया पर उन्हें काम नहीं मिला। तो अब तो फैक्ट्री में भी काम नहीं बचा है, इतना सारे बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे। तो उस टाइम पे फिर भी काम हमें मुझे मिल गया था। फिर मुझे एक दिन सिक्योरिटी की भी जॉब मिल गई, तो जिसके थ्रू मैंने अपनी फ़ीस वगैरह पूरी करी। तब मैं 7 दिन काम करता होता था और हाँ, तो ये सब चीज़ें करी। उसके बाद आगे पता नहीं था हम जब आए थे तो कि पीआर वगैरह क्या होता है क्या नहीं। तब सिर्फ दिमाग में इतना ही चलता था स्टूडेंट तो एक ही हमें फ़ीस इकट्ठी करनी है और फिर उसके बाद वर्क परमिट पर इतना पता था कि नोक बी की कोई जॉब होती है, नोक ए बी ओ, इनमें अगर जॉब ले लो तो पीआर के चांस बन जाते हैं। बस इतनी ही नॉलेज थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। अगर मैं चाहता काश मेरे पास वो नॉलेज होती, बट डोंट वरी, आपको मैं आगे बता दूंगा कि किस तरीके की नॉलेज आप पहले से प्लान कर सकते हो अपनी पीआर जर्नी। आजकल वैसे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, हम भी बात कर लेंगे इस बारे में कि किस किस ऑप्शन से और किस तरीके से आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हो पीआर की। यस गाइस, तो फिर मेरी कोर्स पूरा हुआ सितंबर 2021 में। तो मेरे फैमिली में एक मदर फादर के कहीं दूर रिलेटिव थे, उन्होंने बताया कि एक स्टोर है वो तुम्हारी हेल्प कर देगा पीआर में, पर वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जा गया, तुम्हें वहीं रहना होगा। तो गाइस, फिर मैं उस शहर में मूव हुआ, ओंटारियो के एक आउटस्कर्ट्स एरिया में मूव हुआ, एक गैस स्टेशन पे काम करने के लिए। तो मैं उस गैस स्टेशन पे काम करने के लिए मूव हुआ। तो मैं हमेशा अपने उस बंदे से पूछता रहता था कि किस तरीके से है तुम मेरी हेल्प करोगे पीआर में, क्योंकि तब मेरा वर्क परमिट आया भी नहीं था, आने वाला था। तब मैं अप्लाइड स्टेटस पे था, तो हम पूरा टाइम काम कर सकते हैं। बट गाइस, बहुत ही मुश्किल काम था वो। काफ़ी तरीके से उसने मुझे कभी सही तरीके से कुछ बताया नहीं कि वो मुझे किस तरीके से हेल्प करेगा और क्या मेरे को सपोर्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स वाइज रिलेटेड में। तो इसी बात से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ आ नहीं रहा था और ऊपर से वो पे वगैरह भी बिल्कुल मिनिमम से भी कम कर देते हैं। आपको पता ही है देसी एम्प्लॉयर्स कैसे होते हैं। तो गाइस, फिर मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आया, तो मैं 3 महीने बाद वहाँ पे काम करके मूव हो गया वापस ओंटारियो में अपने दोस्तों के साथ टोरंटो में। तो वहाँ पे फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, तब भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि पीआर के लिए मुझे क्या करना है। वही मेरे को पहले से एक ही चीज़ पता थी कि नॉक बी का एक्सपीरियंस करो, एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगाओ। इवन तो उस टाइम टीआर टू पीआर भी आके हटी थी और सीसी के ड्रॉप नहीं आ रहे थे गवर्नमेंट के बिल्कुल भी। और जब मैं करा फिर मैं अपना एक्सपीरियंस लेना शुरू करा, तब भी मुझे इतना ही नोटिसेबल नहीं था। मैं इसी होप में था कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट ऐसे नहीं छोड़ेगी बच्चों को, कुछ ना कुछ न्यू लेकर आएंगी। तो मैं नोक भी करता रहा। मैंने पहली जॉब मेरी लगी फाइनेंशियल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लैंड्रेक्ट में।
अगर आपको जानना है कि मैंने ये सारी जॉब्स कैसे ली अपने करियर में, मैं कैसे ऐसे रिज्यूमे बनाया, तो मैं उसके लिए भी आगे वीडियो बनाऊंगा। वेट करो गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत सारा कंटेंट मैं आगे डालने वाला हूँ। खैर अभी इस वीडियो में बात करते हैं आगे क्या हुआ। फिर मैंने अपनी जॉब ली लैंड्रैक्ट में, वहाँ पे मैंने साल काम किया। वहाँ पे साल काम करने के बाद मेरे को था कि अब मैं एक जगह नहीं रहना है, अगर नौकरी करना है तो ग्रो करें, कुछ अपॉर्चुनिटी लें। तो उधर भी खैर मेरी मैनेजर ऑफ ड्यूटी चल रही थी कि मैं आगे मैनेजर ऑन ड्यूटी, अगर न्यू ब्रांचेस खुलते तो मैनेजर ऑन ड्यूटी में बन सकता था। बट उससे पहले ही मेरे साथ एक अच्छा इवेंट हुआ कि मैंने जॉब्स अप्लाई करी और मुझे बैंक से इंटरव्यू आ गया। क्योंकि मेरे पास पिछला एक्सपीरियंस था तो मैंने CIBC में सेम नो कोड में फाइनेंशियल सेल्स रैप के ही 1 साल और काम किया। पर इसी चक्रों में फिर भी मेरा वर्क परमिट का टाइम ख़त्म होता जा रहा था, जो मैं देख रहा था। और नोटेबली मेरे काफ़ी सारे दोस्त मूव भी हो चुके थे उस टाइम तक। तो मैं मूव नहीं हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि अभी भी गवर्नमेंट कुछ तो ओपन करेगी, एकदम से ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं सब कुछ। पर CEC के ड्रॉ कंटिन्यूसली आ रहे थे और फिर काफ़ी सारे इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज हुए। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक ड्रॉ निकालना शुरू कर दिया एक स्पेसिफिक स्ट्रीम को लेके। फिर गाइस मेरी फैमिली में बड़ा इवेंट हुआ, मेरी सिस्टर की मैरिज। बीच में ही मुझे इंडिया जाना पड़ा और मैं इंडिया गया, मैरिज एंजॉय करी। तब मैं पहली बार इंडिया गया था 3 साल में, वो था 2023 में जुलाई में, तब मैं इंडिया गया। तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो पर वहाँ पे तब मैं सोच के गया था इंडिया की, जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो मैं अब ओंटारियो में तो नहीं रहने वाला हूँ, मैं अपनी जगह ज़रूर चेंज कर लूँगा वापस आके। क्योंकि मुझे तब तक समझ में आ चुका था कि अब मुश्किल हो चुका है काम, अब मुझे PR नहीं मिलेगी। तो उस टाइम पे ना मुझे लॉयर वगैरह की इतनी दौलत थी, ना मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स है कि किस पे ट्रस्ट किया जाए किस पे नहीं। लोग कह रहे थे PR बाय कर ले, पर मेरा कभी दिमाग में नहीं आया। मेरे काफ़ी सारे नॉन में थे जिन्होंने पेरोल वगैरह चलाया और अलग अलग तरीके से PR लेने की कोशिश करी। खैर मैं उस तरीके में नहीं जाना चाहता था। तो गाइस फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मूव हो जाऊंगा, लेट्स मूव। पर जैसे ही मैं मूव हुआ तो धीरे धीरे प्रोविंस के रूल्स भी चेंज होने लगे। पहले नोवा स्कोशिया में होता था कि तुम्हें बिना किसी एम्प्लॉयर के सपोर्ट के तुम नोवा स्कोशिया की PNP लगा सकते थे अगर तुम्हारे पास साल का एक्सपीरियंस हो वहाँ पे सिर्फ 9 महीना काम करके। तब मेरे पास 1 साल और 4 महीने का कुछ वर्क परमिट बचा था। सितंबर में मैं मूव हो चुका था एक नई प्रोविंस में। तो वहाँ पे मेरे को चैलेंज था कि मुझे नई जॉब ढूंढनी है। फिर से मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था क्योंकि मैं अपनी बैंक की अच्छी खासी नौकरी छोड़ गया था। मुझे काफ़ी सारे ऑफ़र्स मिले यहाँ पे जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए। मुझे TD बैंक से भी ऑफ़र आया पर्सनल बैंकर पोजीशन के लिए, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस आई। बट मेरा गोल उस टाइम पे सिर्फ बहुत क्लियर हो चुका था कि मुझे PR चाहिए, इस टाइम पे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं उस तरीके से उस गोल पे लगा हुआ था और मेहनत कर रहा था। उसके बाद हर रोज़ इंटरव्यू होते थे मेरे, कम से कम भी 3-4 इंटरव्यू मैं डेली देता होता था उस टाइम। तो खैर ऐसे चलते चलते मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया एक दिन। फिर मेरे को चलते चलते मैं चाह रहा था, मेरे बाकी सारे दोस्त होटल में काम करते थे तो मैंने सोचा कि मैं भी होटल्स वगैरह में विज़िट करता हूँ। तो मैंने वॉक इन रिज्यूमेस देने शुरू करे। तो मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था एक्चुअली, और उस दिन मेरा इंटरव्यू वहाँ तो नहीं बना, पर मेरे पास जो रिज्यूमे बचा था उसको लेके मैं होटल में गया। तो बाय लक का या डेस्टिनी का मुझे वो जॉब मिल गई। तो मैंने उनसे पूछा अगर वो PR वगैरह में सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो करते हैं, पर वो मुझे कोई गारंटी नहीं देंगे अगर गवर्नमेंट रूल चेंज कर दे, अगर इट्स अप टू गवर्नमेंट। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ये बात बोल दी थी। तो ये चलता रहा, मैं काम करता रहा। तो किस्मत की बात देखो गाइज, मेरे से एक दिन पहले बच्चा लगा था और जो मेरे से बाद में आए थे उस डिपार्टमेंट के अंदर, उनको गवर्नमेंट सपोर्टेड लेटर मेरे काम वालों ने दे दिया। पर जब मेरी बारी आई, क्योंकि मेरा वर्क परमिट लंबा पड़ा था, इस चक्कर में मुझे नहीं मिला और ये मुझे डिसएडवांटेज की तरह यूज़ हुआ। कहीं बार ज़्यादा वर्क परमिट होना भी डिसएडवांटेज है गाइज आपके लिए। कई एम्प्लॉयर्स वेट करते हैं कि वर्क परमिट जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो आपको आगे हेल्प नहीं करते हैं। तो यस वही मेरे साथ हुआ। फिर मैं उनको बोलता रहता था, बार बार पुश करता रहता कि दो, पर काफ़ी सारे चेंजेस हुए। हमारी मैनेजमेंट चेंज होगी और दूसरा फिर गवर्नमेंट ने रूल्स काफ़ी हार्ड कर दिए। जिस स्ट्रीम में वो मेरे काम वाले लगाते थे उन्होंने मना कर दिया। मैंने लॉयर्स वगैरह को कांटेक्ट किया पर मेरे काम वालों ने मुझे कभी सीधा रिस्पांस दिया नहीं। वो मुझे घुमाते रहे इधर उधर कि हम कर देंगे, लास्ट तक वेट करो, हम एकदम से स्पीड अप कर देंगे प्रोसेस। तो गाइस ये सब चलता रहा पर मेरे काम वालों से कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने उनको ऑप्शन दिए कि आप इन स्ट्रीम्स में मेरे को हेल्प कर सकते हो अगर वो बंद हो गया, तो उन्होंने वो भी करने से मना कर दिया। तो एट द एंड आगे मतलब मना नहीं किया, इनडायरेक्टली वो मुझे
टालते रहे आगे आगे के लिए कि यस अभी आपका वर्क परमिट पड़ा है, एंड तक हम देखेंगे। तो गाइज़ अब फिर ऐसे करते करते मैं भी काम करता रहा, पर मुझे कहीं ना कहीं लग चुका था कि ये अब मेरी हेल्प नहीं करेंगे। पर तब तक जब तक मुझे लगा तब तक सिचुएशन काफ़ी आगे निकल चुकी थी। मेरा काफ़ी सारा वर्क परमिट वेस्ट हो चुका था। मैंने काफ़ी सारी जॉब्स अप्लाई करने की कोशिश करी, दोबारा इंटरव्यूज़ करे, बट मुझे जॉब्स वगैरह मिली भी। मैंने सोचा मैं 2 जगह काम करूँगा, पर तब तक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी कि तुम्हें इतना टाइम चाहिए, स्पेसिफिक वर्क परमिट चाहिए, और काफ़ी चीज़ें हो गई थी जो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ज़रूर था कि मेरी PNP अप्लाई वो करवा सकते थे, पर वो नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि वो तब मैंने उनको काफ़ी ऑप्शन दिया कि आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट करा लो, बाद में 2 साल मैं आपके साथ काम करूँगा, पर उसमें से कोई ऑप्शन वर्कआउट नहीं करा। तो गाइस ऐसे करते करते फिर अगस्त सितंबर आ गया, तो अब मेरा वर्क परमिट जनवरी 2025 तक है, एंड तक। बट आई डोंट थिंक सो आई एम गोना स्टे लॉन्गर हेयर। फिर मैंने एक बहुत बड़ा डिसीज़न अब सोचा अपनी लाइफ में कि शायद मुझे इंडिया वापस चले जाना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स वगैरह चेंज कर रही है, तो मुझे कहीं आसपास भी नहीं लग रहा है कि रूल्स वगैरह अब थोड़े लीनियंट होने वाले हैं आने वाले 2-3 साल तक, तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से इन्होंने पहले बच्चों को बुलाया, और फिर अब काम की कमियां और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट। आप सब अपने अपने इमिग्रेशन जर्नी से सीखो और बताओ अपनी अपनी इमिग्रेशन प्लान शेयर करो कि आपने कैसे किया, और अगर आप लोगों की PR लगी हुई है या हो चुकी है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि किस तरीके से आपने PR ली, ताकि लोगों की हेल्प भी होए। बाकी हाँ, अगर मेरे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपको मुझसे कुछ पूछना हो मेरी जर्नी के रिलेटेड, आप ज़रूर मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम ज़रूर डाल दूँगा नीचे। और या गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर हाँ कुछ और होगा, वैसे मैंने बताया, आगे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो, लाइक शेयर करो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं बताऊंगा, बात करूंगा कनाडा को लेके। तब तक मैं आपको अब थोड़ा सा ये बाहर का भी दिखा देता हूँ कि यार क्या। तो ये पार्क है लोकल, काफ़ी अच्छा एरिया है ये, मुझे काफ़ी पसंद है। यहाँ हम आगे बैठ जाते हैं, कई बार मैं और मेरे रूममेट शाम को बात वगैरह करने आ जाते हैं इधर। तो इट्स वेरी गुड गाइस। तो अब हम चलते हैं घर, क्योंकि मेरा काम रात में होता है, तो मुझे अब खाना वगैरह की तैयारी करनी है, और फिर अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू।